हेलो बच्चा लोग, कैसे हो भाई आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर रे ऑप्टिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपैरेंट डेप्थ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब मैं और कोई टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूं, सीधे इस टॉपिक के डिस्कशन पे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात। फटाफट आज हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं अपैरेंट डेप्थ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो, एक्चुअल में ये अपैरेंट डेप्थ क्या चीज है इसको समझते हैं। तो एक सिचुएशन से समझते हैं। जैसे अगर मान लो कोई फिशरमैन है और उसे पुराने जमानों में जब फिश पकड़ी जाती थी तो इस तरह से भालों की हेल्प से, ठीक है, फिश पकड़ी जाती थी। अब फिश एक्चुअल में यहां है, ठीक है, फिश एक्चुअल में यहां है, पर इस फिशरमैन को फिश रिफ्रैक्शन की वजह से कहीं और दिखाई देती है। और ये बात ये फिशरमैन जानता है कि एक्चुअल में उसे जहां फिश दिख रही है फिश वहां नहीं है। इसीलिए वो अपने हिसाब से, जितनी उसने प्रैक्टिस करी होती है उसके हिसाब से समझता है कि फिश कहां हो सकती है। तो वो जहां उसकी आईज फिश देख रही है वहां पर इस भाले को नहीं मारता है, बल्कि किसी दूसरी जगह पे मारता है जहां पे उसने प्रैक्टिस के दौरान सीखा है कि फिश कहां पर एक्चुअल हो सकती है। तो फिश की एक्चुअल पोजीशन उसे दिख यहां पे रही है तो वो हिट यहां पे करने की कोशिश करेगा ताकि इसके चांसेस बढ़ जाए फिश को ट्रैप करने के, फिश को पकड़ने के। अब ऐसा हुआ क्यों है कि फिश है कहीं और उसे दिख कहीं और रही है? क्योंकि जो फिशरमैन है वो खड़ा है एयर में जो कि एक अलग मीडियम है, और फिश है वाटर के अंदर जो कि एक अलग मीडियम है। तो फिश से आने वाली लाइट रेस इस फिशरमैन को दरअसल में रिफ्रैक्शन के बाद इस जगह से आते हुए दिख रही हैं। तो हमारा ब्रेन यानी इस फिशरमैन का ब्रेन एंटिसिपेट करेगा कि ये लाइट रे सीधी सीधी जहां से आ रही है फिश वहां पर है, तो ये लाइट रे उसको सीधे आते हुए यहां पे दिखाई देगी। तो ब्रेन को ऐसा लगेगा कि फिश यहां पर है, लेकिन ब्रेन को यह अंदाजा नहीं है कि भाई यहां रिफ्रैक्शन हो चुका है। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान उसे पता चल जाएगा अगर यहां पर हिट करा तो हमें फिश पकड़ में नहीं आएगी, फिश यहां पर होगी कहीं। तो इसलिए प्रैक्टिस कर करके वो लोग सीखते हैं और सही जगह पे निशाना बार बार लगाते हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये दरअसल में अपैरेंट पोजीशन की है। इस फिशरमैन को फिश जहां पर अपीयर हो रही है वो फिश की अपैरेंट पोजीशन है, और एक्चुअल में जहां पर है वो उसकी रियल पोजीशन है। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है जब रिफ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं। जैसे आपने नोटिस करा होगा कि अगर पानी से भरी हुई बकेट में आप सिक्का डाल दो तो सिक्का ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ है, जबकि उसे पकड़ने आप जाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो ज्यादा गहरा है। इसी तरह से जब हम पेन को या पेंसिल को किसी भी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो हमें लगता है वो टेढ़ी हो गई है। वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर जितना भी उसका पार्ट है वो हमें अलग जगह पे अपीयर होता है। अब यही सारी चीजें अपैरेंट पोजीशन के अंदर आती हैं, अपैरेंट डेप्थ के अंदर आती हैं। इसी चीज का हमें डिस्कशन करना है कि अपैरेंट डेप्थ को मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे रिफ्रैक्शन के लॉस की हेल्प से। और आपको एक बात बताता हूं, रिफ्रैक्शन को मैथमेटिकली क्वांटिफाई करने के लिए सबसे पावरफुल जो लॉ अपने पास है, जो हमेशा काम करता है, कभी फेल नहीं हो रहा है, वो है स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ पर मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चों को कमांड होगा। अगर नहीं है तो आई बटन पे मैं यहां पर पूरी रे ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ताकि आप जाकर अपने रिक्वायर्ड टॉपिक को कमांड कर लो और फिर और ज्यादा स्ट्रेंथ करो उस टॉपिक के ऊपर। देखो, आज का लेक्चर तभी आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा अगर आपको बहुत अच्छे से पता है मेरे बच्चे कि क्या होता है स्नेल्स लॉ, कैसे अप्लाई होता है, किन सिचुएशन में अप्लाई होता है। तो अगर वो नहीं पता है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले जाके स्नेल लॉ वाला वीडियो देखो फिर आओ। बट हां, अगर आपको स्नेल्स लॉ के बारे में अच्छे से पता है तो आप जरूर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फटाफट अब हम अपैरेंट डेप्थ को निकालना स्टार्ट करते हैं, तो सिचुएशन समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक मीडियम है, ठीक है, जिसकी टोटल थिकनेस टी है, जिसकी टोटल थिकनेस टी है। या मान लेते हैं जो रियल डेप्थ है वो H2 है। अब यहां पर नोटिस करना फटाफट ये वाली चीज छोटी सी, कि दरअसल में हमने इस मीडियम के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस चलेंगी और इन लाइट रेस को एक ऑब्जर्वर मीडियम के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है। मान लेते हैं ऑब्जर्वर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो हमें इतना पता है कि रिफ्रैक्शन के बाद इस ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं बल्कि कहीं और दिखाई देगा, और जिस पोजीशन पर दिखाई देगा उसे हम बोलेंगे अपैरेंट पोजीशन। और ये जो हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से ऑब्जेक्ट की जो इमेज हमें अपीयर हो रही है उसकी अपैरेंट पोजीशन हमने अज्यूम कर ली है अपैरेंट डेप्थ, जो कि H1 है, और जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है वो H2 है। अब हम रिलेशन निकालना चाहते हैं H2 और H1 का μ1 और μ2 के साथ, ताकि हमें पता चल सके कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अपैरेंट पोजीशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। दरअसल में अपैरेंट पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की कहां पर हमें दिखाई दे रही है ये बहुत डिपेंड करता है मीडियम
किस मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और किस मीडियम से हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो हम इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। और देखो, आपको याद है मैंने बोला था रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। अगर आपका ज्योमेट्री पे कमांड अच्छा है तो रे ऑप्टिक्स बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तो यहां पर अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल काम हम लोग करने जाएंगे मेरे बच्चे। छोटा सा यहां पे आपको चीजें मैं बता रहा हूं। हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ये चलाई है, तो ये बाउंड्री पे इस पॉइंट पे कट हो रही है, तो इस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल टू द सरफेस। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट लाइट रे जो एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी इसे बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल आर। अब ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग देखो, ओ से एक लाइन अगर एकदम सीधे जा रही है तो हमें पता है कि एक्चुअल में नॉर्मल के अलोंग जो लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से जाती है वो बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे निकल जाती है। तो अगर ये लाइट रे बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधे निकल रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल के अलोंग जा रही है। यानी ये जो हमारी लाइन है या ये जो लाइट रे ये भी नॉर्मल की तरह काम कर सकती है। अब अगर ये नॉर्मल की तरह काम कर रही है, ये भी नॉर्मल है, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से आई हो जाएगा, और ओ डैश जो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें अपीयर हो रही है उसको अगर हम लोग इस रिफ्रैक्टेड रे के साथ एक्स्ट्रापोलेट करके पीछे तक बढ़ाएं तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से आर हो जाएगा। हो सकता है मेरी बहुत सारी जनता अभी ये पकड़ ना पाई हो, तो बस आपको एक मिनट थोड़ा सा आराम से साफ साफ दिखाता हूं मैं, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं, जाहिर सी बात है आपका कंफ्यूज होना लाजमी। तो आपको मैं फटाफट ये एंगल दिखा देता हूँ। एंगल क्या है, देखो ये हमारी दो नॉर्मल लाइंस हैं। अभी मैं एंगल आर के बारे में बात कर रहा हूँ। ये ट्रांसवर्सल गई है, ये ट्रांसवर्स स्टार्ट हुई है ओ डैश से। ओ डैश क्या है, ओ डैश ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन है जो हमें उस मीडियम के अंदर अपीयर हो रही है। जैसे इस फिशरमैन को यहां पर फिश अपीयर हो रही थी, ऐसे ही हम एज ऑब्जर्वर अगर हम लोग मीडियम के बाहर हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट जो कि एकदम बॉटम में रखा है उसकी पोजीशन यहां पर अपीयर हो रही है। तो ओ डैश वो पोजीशन है जहां पर हमें ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है। तो यहां से ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही है, तो ये एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो आपको दिख रहा है ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वैल्यू इक्वल होगी। तो मैंने ये एंगल आर लिया तो ये एंगल भी आर ले लिया। सिमिलरली ओ से अगर मैं बात करूं तो ओ से एक ये लाइट रे जा रही है। अब अगर ये इंसिडेंट एंगल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये भी आई हो जाएगा, तो मैंने इसको आई नाम दे दिया। तो आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपको पहले बहुत सारी लाइनें कंफ्यूज कर रही थी तो अब नहीं कर रही होंगी, आप आराम से ये चीज ढूंढ चुके होंगे। अब अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं मेरी जनता। बड़ा सिंपल सा आइडिया है अब तो, ठीक है। मैं काम कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को थोड़े थोड़े नाम दे देता हूं। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं बी। और अब हम लोग दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर काम करेंगे, और ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे बच्चे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से नोटिस करने हैं। तो मेरे बच्चे हम लोग पहले ट्रायंगल लेंगे ओ ए बी, जिसमें एंगल ए मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री है। कैन यू सी दैट? क्या आपको एंगल ए 90 डिग्री दिख रहा है? ठीक है, ओ ए बी, ये ओ से स्टार्ट हुआ ए तक गए और ये बी आ गया, ये एंगल 90 डिग्री है। और ये एंगल मेरे प्यारे बच्चों आई है। एवरीवन कैन सी दैट? मैं बात कर रहा हूं इस, हाईलाइट कर देता हूं मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की, ये आई होप ये दिख रहा होगा ये ट्रायंगल आपको, ओ ए बी। तो ओ ए बी में एंगल ये आई हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस। अब मेरे प्यारे बच्चों एक काम कर रहा हूं, पहले तो मैं ये हाईलाइट वाला पॉइंट हटा देता हूं क्योंकि इस वरना फिगर बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपसे कहूं कि साइन आई निकालो, तो साइन आई मेरे बच्चे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझदार बच्चे यहां पे जानते हैं कि परपेंडिकुलर आई के लिए हो जाएगा ए बी, और मैंने गलती से बेस लिख दिया है टैन का सोच के, हाइपोटेन्यूज होगा ये। और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी विच विल बी ओबी, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू हमें मिल गई, साइन आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए बी अपॉन ओ बी। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक छोटा सा काम अब और करेंगे हम लोग अब चले जाएंगे ये वाले ट्रायंगल में, ओ डैश ए बी में। ओ डैश ए बी में भी एंगल ए अभी भी मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री है, और ओ डैश ए बी अगर मैं आपके लिए बनाऊं छोटा सा तो आपको ऐसे दिखाई देगा, यहां ओ डैश है, यहां ए है, यहां बी है, ये एंगल मेरे प्यारे बच्चों 90 डिग्री है, ये एंगल आर है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों साइन आर निकालो,
तो साइन आर क्या आ जाएगा? साइन आर वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी भी मेरे प्यारे बच्चों अपने पास है ए बी, और हाइपोटेन्यूज अब की बार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ओ डैश बी। यहां तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, मेरे हर बच्चे को ये बात क्लियर होगी। ठीक है, चले अब कुछ छोटी छोटी बात बताता हूं। ये जो ए ओ है, ए ओ लेंथ, ये एक्चुअल में हमारे ऑब्जेक्ट की पूरी डिस्टेंस है जिसे हम h2 ले रहे हैं, और h1 ओ डैश से लेकर ए तक की डिस्टेंस है अपैरेंट डेप्थ जिसे हम बोल रहे हैं h1। तो ये चीजें याद रखना, AO डैश h1 है, AO h2 है। अब बस एक छोटा सा काम करना है, देखो पॉइंट बी पर रिफ्रैक्शन अकर हो रहा है, और अगर पॉइंट बी पर रिफ्रैक्शन अकर हो रहा है तो हम लोग बड़े आराम से वहां पर लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। अब देखो मेरे बच्चे, आपको यही चीज दिमाग में बैठानी है, हमें जिन चीजों की जरूरत है उन्हें फिजिक्स के या मैथ के किन फॉर्मुलाज की हेल्प से हम ला सकते हैं। हमें यहां पर H और H2 के बीच में म्यू1 म्यू2 के साथ रिलेशनशिप बनवाना है। अब H1 H2 तो साइन आई साइन आर के साथ आ रहे हैं हमारे पास भाई इस OB की जगह पर। ठीक है, सॉरी ये मैंने, ठीक है OB। तो अभी हम लोग देखना H1 H2 यहां पर इंट्रोड्यूस कर लेंगे। अब फटाफट बात करते हैं म्यू1 म्यू2 कैसे लेकर आए। म्यू1 म्यू2 लाने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं एट पॉइंट बी, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे रिजल्ट मिलेगा साइन आई का म्यू2 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रे आई एंगल बना रही है म्यू2 मीडियम में, और म्यू1 मीडियम में वो बना रही है आर। तो जिस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसके साइन का उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सेम काम यहां पर करेंगे मेरे बच्चे, यहां आ जाएगा म्यू1 इंटू साइन आर। थोड़ा सा काम करते हैं, म्यू2 अपॉन म्यू1 यहां ले लेते हैं, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे साइन आर अपॉन साइन आई। अब जो हमने वैल्यू निकाली है साइन आर की, साइन आई की, ये सारी वैल्यूज यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सुनना फटाफट, साइन आई की वैल्यू है ए बी अपॉन ओ बी, और साइन आर की वैल्यू है मेरे बच्चे ए बी अपॉन ओ डैश बी। तो हम लोग ये सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे। तो साइन आर की जगह मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रख देंगे ए बी अपॉन ओ डैश बी, और यहां पे रख देंगे ए बी अपॉन ओ बी। आप नोटिस करो नहीं करा, साइन आई की जगह ए बी अपॉन ओ बी रख दिया, तो साइन आई की जगह ए बी अपॉन ओ बी रख दिया, और साइन आर की जगह हम लोगों ने रख दिया ए बी अपॉन ओ डैश बी। अब इससे होगा क्या? अब सिंपल से मेरे बच्चे आप लोग एक चीज देख सकते हो, म्यू2 अपॉन म्यू1 अगर मैं निकालूं, तो अगर आप ध्यान से देखो ये कुछ ऐसे लिखा है, ए बी अपॉन ओ डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन ओ बी। तो ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो हमें रिजल्ट मिला ए बी इंटू इस ए बी के साथ ओ बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल डिवाइड में ओ डैश बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे बच्चे ये टर्म ए बी। अब समझदार बच्चों को एक चीज दिख रही होगी कि ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे रिजल्ट मेरे बच्चे मेरे पास बचेगा ओ बी अपॉन ओ डैश बी। ठीक है, ये है मेरे बच्चे ओ बी और ये है ओ डैश बी। अब यहां पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहां पर, क्योंकि हम एक बहुत तगड़ा अजम्पशन लेने वाले हैं, और ये अजम्पशंस कॉमन सेंस के बेसिस पर लेंगे। ठीक है, क्या है कॉमन सेंस? देखो हमारे आईज का जो लेंस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, आप रियलाइज करो साइज में बहुत छोटा है। तो अगर हमारे आईज का लेंस बहुत छोटा है तो जो लाइट रेज आ रही हैं वो दरअसल में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है तो उन्हें बहुत पास पास होना पड़ेगा। ठीक है, यानी जैसे मान लो ये एक ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर की आई लेंस पर जो भी लाइट रेज आ रही है, जैसे अभी तो हमने इतना दूर दूर आपको दिखाया है, एक ये वाली रे दिखाई है, ये वाली रे दिखाई है, ये वाली रे दिखाई है, दरअसल में इन सारी रेस को बहुत पास पास होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पास पास नहीं होंगी तो हमारे फील्ड ऑफ व्यू में ऑब्वियसली नहीं आएंगे, तभी तो हमारे आंख में लेंस में बड़े आराम से वो एंटर कर पाएगा। तो अब जरा सोचो, अगर हमारा लेंस बहुत छोटा है तो इन सारी लाइट रेस को बहुत पास होना पड़ेगा। अब अगर ये सारी लाइट रेस एक दूसरे के बहुत पास हैं तो दरअसल में ये ओ पॉइंट और ओ डैश पॉइंट को बहुत क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट बहुत दूर दूर हुए तो इनसे आने वाली लाइट रे बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगी और उतनी छोटी नहीं होंगी। तो मेरे बच्चे यहां पर हम अजम्पशन ले रहे हैं कि ह्यूमंस का जो आई लेंस है वो बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में जो भी लाइट रेज ह्यूमंस के या ऑब्जर्वर के प्यूपिल पर पड़ रही है, मतलब यहां पे लेंस पे आ रही है, आई लेंस पे,
वो दरअसल में आने के लिए ओ और ओ डैश पॉइंट को बहुत ही क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। या इन लाइट रे से जो एंगल आ रहे हैं उन एंगल को बहुत छोटा होना पड़ेगा। अब सुनना, अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो यहां पर एक बहुत तगड़ा हम अजम्पशन लेंगे मेरे बच्चे, और ये अजम्पशन हम किस बेसिस पर ले पा रहे हैं? ये अजम्पशन हम इस बेसिस पे ले पा रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस का जो आई लेंस है वो बहुत छोटा है, और ह्यूमंस का क्या मतलब, जो भी ऑब्जर्वर होते हैं उनका आई लेंस बहुत छोटा होता है, तो लाइट रेज बहुत ही क्लोज एक दूसरे के आनी चाहिए। तो अपने आप हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर मेरे बच्चे जो ओबी डिस्टेंस है वो दरअसल में ओ ए के बराबर होगा, और ओबी डिस्टेंस अगर ओ ए के बराबर होगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ये एंगल जो है मेरे बच्चे ये बहुत छोटा होना चाहिए। अब ये एंगल अगर बहुत छोटा होगा तो जरा नोटिस करो, अगर मैं व्हाइट स्क्रीन पे चलूं 1 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए, तो अगर ये आई एंगल बहुत छोटा मेरे को चाहिए तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, तो अपने आप देखो ये ओ हुआ, ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ओ भी अपने आप ओ ए के लगभग लगभग बराबर आएगा। तो यही वैल्यू मैं यहां पर ले रहा हूं मेरे बच्चे, यही अजम्पशन मैं ले रहा हूं, और मेरे बहुत काम का अजम्पशन है। क्यों लिया है ये रीजन समझना। कई सारी बुक्स में बस लिखा होता है कि ये हम अजम्पशन लेने वाले हैं, क्यों लेने वाले हैं उसको याद रखना। और हम लोग मेरे बच्चे ये बोल सकते हैं ओबी इज नियरली क्लोज टू ओ ए, और अगर ओबी ओ ए के नियरली क्लोज है तो ये वैल्यू मेरे बच्चे H2 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ओ ए की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कितनी मानी है, H2। हमारे ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ कितनी है हमने वो मानी है मेरे बच्चे। सिमिलरली हम ये बच्चे बोल सकते हैं ओ डैश बी लगभग लगभग बराबर है ओ डैश ए के, और ये H1 के बराबर हो जाएगा। अब इसे मेरी प्यारी जनता हम लोग रख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। इससे पहले एक बार चेक कर लेता हूं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मानी हुई है, तो इसे काम कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 मान ले रहा हूं, और हम लोग 3 में रख देते हैं। तो हम लोग ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहे हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये सब समस्या है ना, मतलब जब पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में लाजमी है बहुत इशू आ रहा होगा कि ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो मजबूरी है भाई कर रहा। अब ये सारी चीजें भाई कॉमन सेंस, आप सोचो, दिमाग लगाना ही पड़ेगा यहां पर हमें, बिना दिमाग लगाए तो ये सारी वैल्यूज निकल के ही नहीं आ पाएंगी। तो अजम्पशन देखो फिजिक्स में लेना अलाउड होता है, बशर्ते वो अजम्पशंस बाउंड्रीज के अंदर हो। आप कोई रैंडम अजम्पशन नहीं ले सकते। अब यहां पर हमने जो अजम्पशन लिया है, आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब हो सकता है कि आपको बड़ा अजीब लग रहा हो कि अजम्पशन ने क्यों लिया है, पर मेरे बच्चे ये तो सोचो, ये जो अजम्पशन लिया है ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि ह्यूमंस का आई लेंस बहुत छोटा होता है, तो यहां पे जो भी लाइट रेज आ रही हैं उन्हें बहुत पास पास आना पड़ेगा, तभी वो हमारे दरअसल में आंखों के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा और हमारा दिमाग उसकी इमेज बना पाएगा। तो इसीलिए ये अजम्पशन ज्योमेट्रिकली भी बिल्कुल सही रहेगा। अब अगर ज्योमेट्रिकली लिया है तो ये वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अपने को जो रिजल्ट मिलेगा, अब हमारे काम का रिजल्ट आ गया, μ2 अपॉन μ1 बराबर आ जाएगा OB अपॉन O डैश बी के। अब OB को हम OA बोल सकते हैं और OA है H2, तो मेरे बच्चे ये आ गया H2। O डैश बी को O डैश A बोल सकते हैं और ये है मेरे बच्चे H1, तो ये आ गया H1। ठीक है, तो यहां पर से ये हमारा काम का फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चे। देखता हूं अगले पेज पे जगह है, अभी नहीं। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहीं पर, ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा और आपके लिए काम का मॉडिफाई करूंगा। ठीक है, देखो μ2 दरअसल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दरअसल में मीडियम का, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा है, डिवाइडेड बाय μ1 मेरे बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जर्वर वाले मीडियम का। H2 हमारे ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है और H1 अपैरेंट डेप्थ है। तो मेरे बच्चे इन चार में से कोई भी 3 चीजें अगर आपको पता है तो आप चौथी निकाल सकते हो। अच्छा वैसे आपको एक बात बता दूं, मोस्ट केसेस में मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में 1 होगा, क्योंकि मोस्ट केसेस में ऑब्जर्वर हमारा एयर के अंदर होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ये बोल दूं मेरी प्यारी जनता, इफ म्यू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू म्यू एयर, तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी।
और अगर ये वैल्यू मैंने 1 ली मेरे बच्चे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसके बराबर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है डिवाइडेड बाय जो हमारी अपेरेंट डेप्थ है। ये तीनों ही फॉर्मूले भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और ज्यादा स्पेशल वर्जन मेरे बच्चे ये है। ठीक है, ये हमारा बीएमआई फॉर्मूला है। बीएमआई जो बच्चे नहीं जानते उन्हें बता दूं मैं, ये होता है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और मेरी जनता एक बात सुन लो यार, फॉर्मूला नोटबुक बना के चलो। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूला नोटबुक बना के रखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, या वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं पता चले फॉर्मूला नोटबुक आप बना के चल रहे हो। देखो, अपनी हैंडराइटिंग में फॉर्मूला नोटबुक अगर बनाओगे तो प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ चलती रहेगी, रिवीजन आपका बड़ा आसान हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, देखो ये तो हमारी कहानी आ गई बड़े आराम से म्यू की, तो इसको समझने में तो मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम छोटी छोटी बातें आपको बता दूं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। म्यू टू ये हमारा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज केप्ट, म्यू वन क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। H2 मेरे बच्चे आपको पता है ये हमारे ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ है। देखो ये सब चीजें भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस टर्म का क्या मीनिंग है। और H1 का मीनिंग है मेरे बच्चे अपेरेंट डेप्थ, जो हम निकालना चाह रहे थे, मतलब हमें वो अपीयर कहां हो रही है। और नोटिस करो मेरे बच्चे, अपेरेंट डेप्थ में हम म्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल डेप्थ आएगी, और म्यू हमेशा 1 से बड़ा आएगा किसी भी मीडियम का। तो 1 से बड़े नंबर में अपेरेंट डेप्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल डेप्थ आएगा। इसका मतलब है एक्चुअल डेप्थ इज ऑलवेज हायर देन अपेरेंट डेप्थ। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप किसी मीडियम में डिप करके रखोगे, और ऑब्जर्वर हमारा किस में है, दरअसल में एक क्या नाम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में है, तो हमें उस ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। और याद करो जिससे पहले वाले लेक्चर में जो मैंने अजीबोगरीब आपको एक शेप वो दिखाई थी, इमेज दिखाई थी, उसमें एक ह्यूमन स्विमिंग पूल के अंदर होता है तो उसका हेड ऐसा लगता है बिल्कुल अलग है और बॉडी बिल्कुल अलग है। तो उसके पीछे रीजन समझ में आ रहे हैं कि बॉडी दरअसल में उसकी हमें क्या दिख रही है, अपेरेंट पोजीशन, और वो अपेरेंट पोजीशन हमें अलग जगह दिख रही है, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई वो ऑब्जर्वर, वो जो ऑब्जेक्ट है वो दरअसल में कहीं और ही है, मतलब उस आदमी का बॉडी कहीं अलग है और हेड कहीं अलग ही है। तो ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा था आपको रिफ्रैक्शन की वजह से सारी चीजें हो रही हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई गेस वो आइडिया पता चल गया आपको। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है ये कहां से बातें हो रही है तो मैं फिर से बता दूं, आई बटन पर मैंने बच्चे लिंक दे रखा है इससे इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का, ताकि आप ये सारे टॉपिक और अच्छे से कवर कर लो। एकदम फंडामेंटल लेवल से सारी चीजें बताई हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना आए। जैसे मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहां पर इस अजम्पशन में ना एकदम घूम जाते हैं कि अजम्पशन कैसे आया, तो मैंने आपको आइडिया बताया ये अजम्पशन लेने के पीछे रीजन क्या है। अब इसी को बोलने के हो सकता है कोई और तरीके भी हों, बिल्कुल होंगे, लेकिन आप इस अजम्पशन को साथ भी बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सही और लॉजिकल अजम्पशन लेने में फिजिक्स में कोई गलती नहीं है, ठीक है। बल्कि कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में खुद लिखा होता है कि अगर आप इस क्वेश्चन में कोई अजम्पशन लेना चाह रहे हो तो वो आप ले सकते हो, बशर्ते वो सही होना चाहिए। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग इस चैप्टर को जब आगे और ज्यादा पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में और अंडरस्टैंड करेंगे, तो रिफ्रैक्शन अभी हम लोग स्फेरिकल सरफेस से पढ़ेंगे, लेंसेज से पढ़ेंगे, हम लोग मिरर से पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, इन सारी चीजों में, इन सारी बातों में हमें कुछ अजम्पशन फॉलो करने होंगे, और ये सारे अजम्पशंस बिल्कुल बाउंड्रीज के अंदर होते हैं जिसकी हेल्प से हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चे एक बात अपने माइंड में बहुत क्लियर कर लो, यस फिजिक्स में अजम्पशन लेना अलाउड है हमें, बशर्ते वो बाउंड्रीज के अंदर हो और सही हो और उस जगह पे काम आए, तो हम ले सकते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब देखो एक छोटी सी चीज मेरे को आपको बतानी है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। दरअसल में कई बार अपेरेंट पोजीशन की बजाय नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नॉर्मल शिफ्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि नॉर्मल शिफ्ट क्या है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मल शिफ्ट क्या चीज होती है। तो वो आपको मैं बताता हूं कि नॉर्मल शिफ्ट क्या चीज है। एक मिनट दीजिएगा मेरे को, कैमरे में कुछ इशू है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
तो आई गेस मुझे यहाँ तक आप लोगों को यहाँ तक की तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक तो सारी बातें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब ये नॉर्मल शिफ्ट क्या चीज होती है, नॉर्मल शिफ्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो देखो, अपैरेंट पोजीशन के आइडिया से हम लोग नॉर्मल शिफ्ट भी निकाल सकते हैं, और जिसको निकालना बहुत ज्यादा आसान है मेरे बच्चे। दरअसल में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये एक टैंक है, पानी से भरा हुआ है, किसी लिक्विड से भरा हुआ है, और हमने एक ऑब्जेक्ट को एकदम बॉटम पे रखा है, और हम एज ऑब्जर्वर यहां कहीं बाहर से इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन दरअसल में कहीं ऊपर दिखाई देगी। ये हमारी अपैरेंट डेप्थ है। नोटिस करो, अपैरेंट डेप्थ हम मेजर कहां से कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक बात बता दूं, अपैरेंट डेप्थ हमेशा मेजर करी जाती है सरफेस से, जहां से जो सरफेस मीडियम बाउंड्री की तरह काम कर रही है। मतलब जिस सरफेस के ऊपर बाउंड्री या मीडियम चेंज हो जाएगा, जैसे यहां तक तो नीचे तक पानी है, इस सरफेस के ठीक ऊपर कौन आ गया हमारे पास, इस सरफेस के ठीक ऊपर हमारे पास आ गया नेक्स्ट मीडियम, दूसरा कोई मीडियम आ गया, ठीक है। तो यहां से हम लोग सारी लेंथ को मेजर करेंगे। अपैरेंट डेप्थ भी इसी फ्री सरफेस से मेजर होगी, और रियल डेप्थ भी यहीं से मेजर होगी। तो हमें पता है कि रियल डेप्थ d है और अपैरेंट डेप्थ जो है वो x है। नॉर्मल शिफ्ट किस चीज को बोलते हैं, तो एक्चुअल में बॉडी जहां पर रखी है और हमें जहां पर अपीयर हो रही है, उसका कैलकुलेशन अगर बॉडी के साथ करा जाए, मतलब बॉडी के रिस्पेक्ट में हमें पोजीशन उसकी कहां दिख रही है, इसे बोला जाएगा नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब है बॉडी कितना ऊपर एग्जैक्टली हमें दिखाई दे रही है। तो मेरी प्यारी जनता, आप जरा खुद सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यहां क्या हो जाएगा, तो मेरी सारी जनता आराम से बता सकती है कि अपैरेंट डेप्थ x जो है वो किसके बराबर होगी। हम लोग मान लेते हैं हमारा जो मीडियम है वो दरअसल में ऑब्जर्वर का जो मीडियम है ये एयर है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मेरे प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, वरना फिर आपको सारी चीजें ब्लैक दिखाएंगे देंगे तो मजा नहीं आएगा। अब फटाफट एक बात बताओ जल्दी से, यहां पर अगर मैं अपैरेंट डेप्थ निकालना चाहता हूं तो अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ आएगा एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, यानी मीडियम, जिस मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये काम कर देते हैं, तो एक्स किसके बराबर आएगा, जो रियल डेप्थ है डिवाइडेड बाय म्यू। अब x की वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो रियल डेप्थ है d और ये है म्यू। तो जरा सोचो, नॉर्मल शिफ्ट अगर मैं निकालना चाहूं, यानी नीचे से बॉडी कितना ऊपर आ गई है, तो ये डिस्टेंस d है, ये x है, तो d में से अगर x माइनस कर दे तो ये नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। तो खुद सोचो नॉर्मल शिफ्ट मेरे बच्चे कैसे आने वाला है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, d में से हम माइनस कर देंगे x को, तो यहां से d में से माइनस कर देंगे d अपॉन यू को, d कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन यू आ रहा है। तो इस शिफ्ट को मेरे बच्चे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट मेजर कहां से हो रहा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे से हमें कितना ऊपर दिखाई दे रहा है। रियल अपैरेंट डेप्थ निकाली जाती है कि बाउंड्री से या सरफेस से हमारी बॉडी कितना नीचे हमें अपीयर हो रही है, और नॉर्मल शिफ्ट निकाला जाता है नीचे से बॉडी ऊपर कितना हमें शिफ्ट होते हुए दिख रही है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही चीजें निकाली जा सकती हैं। तो ये नॉर्मल शिफ्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हम लोगों ने पूरा प्रोसीजर अकर कराया है, यहां पर अभी हमने बस एक ही मीडियम लिया है। ऐसा भी हो सकता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक कई सारे अलग अलग मीडियम हो। जैसे मान लो आपने पहले ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर पानी भर दिया, पानी के ऊपर ऑयल भर दिया, तो अब आपको पता है ग्लास अगर सॉलिड लिया हुआ है, मतलब आपने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के नीचे लास्ट में एकदम उसी शेप का ग्लास भर दिया, फिर उसके ऊपर पानी, तो पानी ग्लास को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और ऑयल इसके ऊपर फ्लो करता रहेगा। तीन अलग अलग मीडियम है। और मान लो आपने ग्लास के ठीक नीचे कोई सिक्का रखा हुआ था, तो भाई तीन अलग अलग मीडियम है, तो इन तीन मीडियम की वजह से भी अगर ऑब्जर्वर बाहर से उस सिक्के को देखेगा तो उसे लगेगा उसकी अपैरेंट पोजीशन कहीं और है। तो तीन अलग अलग मीडियम की हेल्प से रिफ्रैक्ट उसका जो नॉर्मल शिफ्ट है वो कैसे निकलेगा, इसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी अपैरेंट पोजीशन क्या होगी ये भी हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही चीज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। नॉर्मल शिफ्ट अगर हमें निकालना हो मल्टीपल मीडियम के केस में, अब क्या होता है, ज्यादातर बच्चे इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वैसे तो इसको करने का तरीका होता है, फंडामेंटल तरीका क्या होता है कि आप सबसे नीचे वाला जो सरफेस है इसका पहले आप अपैरेंट डेप्थ निकालो, वो अपैरेंट डेप्थ दूसरे वाले सरफेस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, तो उस रियल डेप्थ पर दूसरे वाले सरफेस के लिए आप अपैरेंट डेप्थ निकालो, फिर दूसरे वाले का अपैरेंट डेप्थ तीसरे वाले के लिए एक्चुअल डेप्थ का काम करेगा, तो तीसरे वाले के अपैरेंट डेप्थ निकालो, तो फाइनली जो अपैरेंट डेप्थ आएगी वो हमारा आंसर होगा। पर ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, टाइम आपका खा जाता है,
आपको एक सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं जो हमारा पहला सरफेस है उसका थिकनेस T1 है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये μ1 है। दूसरी सरफेस का थिकनेस T2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तीसरी सरफेस का थिकनेस T3 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। हम चाहें तो इन तीनों का कलेक्टिव नॉर्मल शिफ्ट एक ही साथ निकाल सकते हैं। देखो फंडामेंटल तरीका तो मैंने आपको बताया निकालने का क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करो, आप तीसरी सरफेस को, मतलब मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है T1 + T2 + 3T डिस्टेंस पे, आप इसकी अपेरेंट पोजीशन निकाल लो। इसकी अपेरेंट पोजीशन दूसरे वाले के लिए एक्चुअल डेप्थ का काम करेगी, तो उससे दूसरे वाले के लिए अपेरेंट पोजीशन निकालो, फिर दूसरे वाले की अपेरेंट पोजीशन पहले वाले के लिए काम करेगी। इस तरह से हम एक्चुअल में अपेरेंट पोजीशन निकाल ले जाएंगे। लेकिन सेम चीज जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो फाइनल नॉर्मल शिफ्ट जो आएगा हमारे पास वो बड़ा सिंपल सा होता है। आप हर एक पर्टिकुलर टर्म में जो भी नॉर्मल शिफ्ट आता है उसको एड ऑन करते चले जाओ। देखो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो उस मीडियम की थिकनेस है और 1 - 1/μ, यानी म्यू क्या है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप T1 के लिए काम करो, तो T1 के लिए अगर ये काम करोगे तो आप क्या लोगे, T1 1 - 1/μ1। इसमें आप ऐड कर दो T2 1 - 1/μ2। इसमें आप ऐड कर दो T3 1 - 1/μ3। और जितने भी मीडियम हो आप ये काम लगातार करते चले जा सकते हो। तो इससे फाइनल नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा अगर हमारे पास बहुत सारे मीडियम हमें दे रखे, चाहे 3 दे रखे हो, 4 दे रखे हो, 5 दे रखे हो, डजंट मैटर, 2 दे रखे हो तब भी यही काम करेगा। फंडामेंटल आइडिया मैंने आपको बताया, लेकिन वही वाली बात है हमारे पास एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, हमें अपना टाइम भी बचाना है और ये फॉर्मूला आपका सीधे सीधे टाइम बचा लेगा। T1 पहले वाले मीडियम का थिकनेस है, μ1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, T2 दूसरे वाले मीडियम का थिकनेस है और μ2 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, T3 तीसरे वाले मीडियम का थिकनेस है और μ3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आई होप ये फंडामेंटल आइडिया मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। इसको समझने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने सारी बातें कर ली है मेरे बच्चे, एक्चुअल में अपेरेंट डेप्थ के बारे में और नॉर्मल शिफ्ट के बारे में। ठीक है, अब ये जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है इसके एप्लीकेशन क्या है, मतलब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, या कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासतौर पे नीट में भी ये आइडियाज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रियल लाइफ में हम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन कहां देखते हैं। सबसे पहला जो अपेरेंट शिफ्ट हमें देखने को मिलती है इन द पोजीशन ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। दरअसल में सनराइज होने से पहले ही हमें सन दिखाई देने लगता है एक्चुअल में, और सनसेट होने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है थोड़ी दूर तक, थोड़ी देर तक। ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में, जैसे मान लो ये हमारा होराइजन है, ठीक है, अब आपको पता है होराइजन का मतलब है एज ह्यूमन अगर हम सामने देख सकते हैं तो अगर सन इसके नीचे चला गया तो हमें नहीं दिखना चाहिए, सन इसके ऊपर अगर आ गया तो हमें नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर होता क्या है, तो मान लो सन होराइजन के नीचे चला गया सनसेट के टाइम पे। अब सनसेट के टाइम पे सन अगर होराइजन के नीचे चला गया तो एक बात याद रखो, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक दिखाई देता रहेगा जब तक उससे आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पड़ रही है। अगर उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक पड़ रही है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता रहेगा। तो होगा क्या, समझना, सन होराइजन के नीचे चला गया, अब सन से आने वाली लाइट रे जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से ये लाइट रे सीधा ट्रैवल करने के बजाय थोड़ा सा बेंट हो जाती हैं और बेंट होकर हमारी आंखों पर इस तरह से आती है, हमारी आंखों पर ऐसे आती है। तो जब ऐसे आती है तो हमारी आईज को लगता है कि एक्चुअल में लाइट रेज यहां से कहीं आ रही है, तो सन की एक्चुअल पोजीशन हमें वो होराइजन के ऊपर दिखाता है और इसलिए सनसेट होने के बाद भी काफी देर तक हमें सन दिखाई देता रहता है। जब ये बहुत नीचे चला जाता है तब हमें दरअसल में सन दिखाई देना बंद होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। तो एक्चुअल में यहां पर इसी को हम लोग बोलते हैं अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन। ये तो मेरे बच्चे हो गई कब की बात, ये बात हो गई दरअसल में सनसेट के। ठीक है, ऐसे ही सनराइज के टाइम पे भी, भाई सनराइज के टाइम पे सन आ रहा होगा होराइजन के ऊपर, अभी होराइजन के नीचे शिफ्ट हो गया, अब ऊपर आएगा, लेकिन ऊपर जब आएगा तो इसी जगह पर होगा, इस जगह पे फिर से जब वो आएगा तो हमें सन ऑलरेडी ऊपर दिखाई देने लगेगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि सनराइज ऑलरेडी हो चुका है। तो यही सारी बातें यहां पर आपको बताई गई हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है मेरे बच्चे। और जब सनराइज होने से पहले हमें सन दिखाई देने लगे तो इस फिनोमेना को बोलते हैं एडवांस सनराइज, यानी सन अभी होराइजन के ऊपर नहीं आया है
पर उससे पहले ही हमें दिखाई देने लगा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सन जब इस पोजीशन पे होगा, होराइजन के नीचे भी होगा, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से लाइट रेज जो सन से आ रही हैं वो हमें आंखों पर ऐसे पड़ेंगी कि हमें लगेगा कि एक्चुअल में सन ऊपर से कहीं से लाइट रे फेंक रहा है, तो हमें सन की इमेज दिखाई देने लगेगी वहां पर। ये अपेरेंट पोजीशन है सन की। ये बिल्कुल वही वाला फिनोमेना है मेरे बच्चे जो यहां पर गड़बड़ हो रही थी इस फिशरमैन के साथ। फिश यहां पर थी, उससे अपीयर यहां हो रही थी। ठीक है, चल, तो इसीलिए इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एडवांस सनराइज। और जब सनसेट होता है तो ये डिलेड सनसेट होता है। डिलेड सनसेट का मतलब क्या? एक्चुअल में सन होराइजन के नीचे जा चुका है पर फिर भी हमें ऊपर दिखाई दे रहा है थोड़ी देर तक। फिर जब ये नीचे और चला जाएगा, धीरे धीरे ऐसा होगा, लाइट रेज आना ही बंद हो जाएंगे हमारी आंखों पर। तो जब लाइट रेज आना बंद हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि सन सेट हो गया है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से एडवांस सनराइज हो जाता है और डिलेड सनसेट हो सकता है। आई होप ये वाला आइडिया आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब देखो, एक दूसरी चीज होती है जिसे बोलते हैं अपैरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। हम लोगों को पता है कि सन एक्चुअल में कैसा शेप है, स्फेरिकल शेप है, लेकिन जब सनराइज हो रहा होता है तो देखो हमें सन यहां पर फ्लैटिश दिखाई देता है। ठीक है, अब चाहे सनराइज हो रहा हो चाहे सनसेट, जैसे ये सनसेट के टाइप की इमेज, टाइम की इमेज ली गई है, तो जैसे जैसे सनसेट होता जा रहा है आप नोटिस करो ये जो टॉप वाला पार्ट है ये हमें और ज्यादा फ्लैट होते हुए दिखाई दिख रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, हमें मतलब ये सन ऐसा क्यों अपीयर होता है कि ये फ्लैट हो रहा है धीरे धीरे, जबकि वो तो स्फेरिकल है, दिन में एकदम क्लियर स्फीयर दिखाई देता है। आपने नोटिस करा है कभी ये बात? नहीं करा है तो आज के बाद से हम बड़ी मच श्योर करोगे। और देखो फिजिक्स में ना हमें अपने आसपास होने वाले इन सारे फिनोमेनास को एक्सप्लेन करना होता है मेरे बच्चे। ठीक है, तो अब फटाफट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन में। ये हमारा सन जो है ये हमें सनराइज या सनसेट के टाइम पे थोड़ा सा फ्लैट क्यों दिखाई देता है, कंप्लीट सर्कल या स्फीयर क्यों नहीं दिखाई देता? तो एक्चुअल में उसके पीछे रीजन ये होता है, सन एक्चुअल में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है स्पेस के अंदर, तो उसके टॉप से जो लाइट रेज आती है और जो बॉटम से लाइट रेज आती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग एंगल पर एंटर करती हैं, तो उनमें रिफ्रैक्शन भी अलग अलग एंगल पर होता है। तो ऑब्जर्वर जो होराइजन से उसे देख रहा होता है उसे ऊपर से आने वाली लाइट रेज अलग जगह पर दिखाई देती हैं और नीचे से आने वाली लाइट रेज उसे अलग जगह पे दिखाई देती हैं। देखो नीचे से आने वाली लाइट रेज, नीचे से आने वाली लाइट रेज उसे यहां कहीं पे दिख रही है, तो उसे लगेगा कि इसका जो बॉटम पार्ट है वो एक्चुअल में यहां पर है, और ऊपर से आने वाली लाइट रेज उसे यहां कहीं दिख रही है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज इस जगह पे बनी हुई दिखाई देगी। तो देखो ये थोड़ा सा दबा हुआ है ना, ये थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन बन रहा है, और ये थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन बनने की वजह से हम बोलते हैं यहां पर मेरे बच्चे कि हमें सन फ्लैट अपीयर हो रहा है। देखो पूरी स्फेरिकल बॉडी थोड़ी सी एलिप्टिकल सी दिख रही है और ये हमें फ्लैटिंग दिखाई देने लगती है। तो ये सारी बातें मैंने यहां पर पूरी पूरी आपको वर्ड के फॉर्म में लिख भी दी है, ताकि अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना हो तो अपने वर्ड्स में अगर आप लिखो तो आप कहीं गड़बड़ ना कर दो लिखने में, क्योंकि भाई आंसर एक्सप्लेनेशन अगर आपको सब्जेक्टिव टर्म में करना है तो आंसर लिखना भी बहुत सही तरीके से आना चाहिए। और मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और आपके जितने भी टीचर्स होंगे सब आपको ये बोलते होंगे कि आपको इस चीज पे काम करना है। और सोचो हमारे सारे टीचर हमें ये बोलते रहते हैं कि हमें इस चीज पे काम करना है, काम करते नहीं हम लोग। तो अगर आप नहीं करेंगे तो जरूर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा कम होते चले जाएंगे, क्योंकि बाकी जो आपके साथ कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं वो अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट लाइफ में आपको इस चीज को समझना है कि जितनी ज्यादा आप अपनी कमियों पे काम करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और वही है कि हम बाकी की चीजों में पड़े रहते हैं, इधर उधर खो खो खेलते रहते हैं, यही सब करते रहते हैं। अगर यही करते रहोगे तो मेरे भाई आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? और अगर इंप्रूवमेंट करना बंद कर दिया तो जो बंदा इंप्रूवमेंट कर रहा है वो डेफिनेटली आपसे लगातार आगे निकलता चला जाएगा। तो इस बात को समझो, इस बात को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, कि आपको अपनी कमियों पे लगातार काम करना है। और यही चीज स्टूडेंट लाइफ हमें सिखाती है ताकि आगे आने वाली लाइफ के लिए हम और ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो मुझे उम्मीद है यहां तक ये बात समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारी बातें यहां पे लिख दी हैं, एक बार जरूर इसे अपने वर्ड में प्रॉपर्ली पढ़ लीजिएगा, ताकि आप जब सब्जेक्टिव आंसर दें तो प्रॉपर्ली दे पाए, उसमें कोई भी गड़बड़ आपसे मेरे बच्चे ना हो। ठीक है, चलो अब अगला जो टर्म हमें पढ़ना है वो है मेरे बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या चीज होती है? TIR इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो सीधे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हमें यह पता है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, खासतौर पे ऑप्टिकली डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाती है, तो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट ना रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी होने लगता है। ठीक है, जैसे अभी यहां पर इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं, नोटिस करना। अभी हम लोग ये लाइट रे हमने नॉर्मल के अलॉन्ग एंटर कराई तो बिना डेविएट हुए सीधे पास हो गई, पूरी पूरी रिफ्रैक्ट हो रही है।
धीरे धीरे हम इसका एंगल बढ़ाएंगे, तो एंगल बढ़ाएंगे तो ऊपर इसका रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ने लगेगा। ये दिख रहा है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, रिफ्रैक्शन एंगल भी बढ़ रहा है। नोटिस करना, अभी लाइट सिर्फ रिफ्रैक्ट हो रही है, लेकिन एक सर्टेन एंगल पर जब हम हिट करेंगे तो देखो इधर आपको रिफ्लेक्ट होते हुए भी दिखाई देगी। लाइट रे के रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाए। तो देखो यहां पर आपको बहुत पतली सी लाइट रे दिख रही होगी रिफ्लेक्ट होते हुए, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, और अब आपको अच्छा खासा दिख रही होगी ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंट लाइट रे को बढ़ाते हैं तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता रहता है। अब एक एंगल ऐसा आता है जब लाइट रे एक्चुअल में रिफ्रैक्ट होने की बजाय पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं दरअसल में क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल पे लाइट रे एक्चुअल में पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होती, एक्चुअल में इस लाइट रे इस सरफेस को ग्रेज करते हुए निकल जाती है, और उस फिनोमेना के जस्ट बाद लाइट रे पूरा का पूरा अंदर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उसे हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जो बात मैंने बोली अभी और डिटेल में समझाऊंगा, बल्कि वीडियो के साथ दिखाऊंगा प्रॉपर्ली, पर अभी आप अंडरस्टैंड करो हो क्या रहा है। जब लाइट रे का हम लोग रिफ्रैक्शन कराते हैं तो अकेले रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन भी होता है। ठीक है, इसका आप क्लियर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जैसे अगर आप किसी भी वाटर बॉडी के आसपास जाते हो, तालाब के पास जहां पे पानी ठहरा हुआ है, तो अगर आप उसके अंदर देखते हो तो आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जरा सोचो, भले से धुंधला दिखता है, इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अब वो रिफ्लेक्शन आपको क्यों दिख रहा है? भाई ये रिफ्लेक्शन तभी दिख सकता है अगर वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, बिल्कुल वैसे जैसे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। इसका मतलब है भाई वाटर तो एक रिफ्रैक्शन वाला मीडियम है, ठीक है, लाइट रे एयर से वाटर के अंदर रिफ्रैक्ट हो सकती है, तो रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि 100% रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता, दरअसल में बॉडी से रिफ्लेक्शन भी होता रहता है मेरे बच्चे। ये आइडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे हम लोग इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं, ये धीरे धीरे इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ने लगता है। रिफ्रैक्शन तो होता रहेगा, और देखो रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो नोटिस करो बढ़ते 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 ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री भी तो हो सकता है। और 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो इस सरफेस को एकदम ग्रेज करते हुए निकल जाए, और इसी के बाद आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां पर हमने लाइट रे को अभी रिफ्रैक्ट कराया था, इसके बाद अगर हम लोग एंगल अभी और बढ़ाए मेरे बच्चे, एंगल अभी भी इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और अभी देखो इस सरफेस को जस्ट ग्रेज करते हुए निकल जाएगा। और देखो ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई। और अब देखो अब लाइट रे बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, पूरी की पूरी क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं हो रही बल्कि पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो नोटिस करो, हम करा तो रिफ्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो पूरा रिफ्लेक्शन रहा है। लाइट रे जिस मीडियम से हमने एंटर कराई है उसी मीडियम में बाहर आ गई है, ठीक है, या उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई है। तो इस फिनोमेना को मेरे बच्चे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इस मीडियम के अंदर इंटरनली ही पूरा रिफ्लेक्शन हो गया है, और लाइट रे बिल्कुल भी एक्चुअल में डेविएट नहीं हो पा रही या रिफ्रैक्ट नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये आइडिया आपको दिया है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो जाता है एक लाइट रे का विद इन द मीडियम। अब ये हुआ कब है, जरा नोटिस करना, ये हुआ मेरे बच्चे तब है जब लाइट रे, नोटिस करना, ये हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जा रहे थे बढ़ाते जा रहे थे बढ़ाते जा रहे थे, लाइट रे अभी तक ग्रेस कर रही है, नोटिस करना। इसके बाद अभी ये सरफेस को ग्रेस करते हुए जा रही है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनना है वो 90 डिग्री बनना है। इसके जस्ट बाद जैसे हम काम करते हैं तो लाइट रे अब ग्रेस करने की बजाय अंदर ही अंदर पूरा क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, जिसे हम लोग बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट रे जिस एंगल पर हमारी सरफेस को ग्रेस करते हुए जा रही है या बाउंड्री को ग्रेस करते हुए जा रही है, उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से जरा सा भी ज्यादा अगर आपने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो लाइट रे पूरा का पूरा टीआईआर कर देगी। तो कंडीशन फॉर टीआईआर क्या होता है, याद रखना, कंडीशन फॉर टीआईआर है कि लाइट रे का इंसिडेंट एंगल दरअसल में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अभी क्रिटिकल एंगल निकालना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये डिपेंड करता है मीडियम पर, किस मीडियम का हमने मटेरियल इस्तेमाल करा है। ठीक है, चलो, तो अब मैं यही क्रिटिकल एंगल आपको निकालना सिखा रहा हूं, और क्रिटिकल एंगल के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करेगा इस टॉपिक के ऊपर। क्रिटिकल एंगल बहुत ही सिंपल सी चीज है मेरे बच्चे। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री रहता है, सिंपल सी बात। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है,
और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को यानी मीडियम की जो बाउंड्रीज हैं उसको ग्रेज करते हुए जाएगी, और ऐसी लाइट रे को एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं ग्रेजिंग रे। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट लाइट रे किस एंगल पर आ रही है, उसे मान लेते क्रिटिकल एंगल जिसे बोल रहे हैं थीटा सी है, ये आई, इसकी वैल्यू थीटा सी, और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल है मेरे बच्चे थीटा सी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, मतलब बड़ा ही क्रिटिकल टाइप का एंगल, इसके बाद टीआईआर हो जाएगा। और रिफ्रैक्टेड एंगल मेरे बच्चे हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूं मेरे बच्चे, तो मैं बोल सकता हूं ये मान लो हमारा डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी, और रेयर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर। तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं साइन थीटा सी का, साइन आई लेंगे बेसिकली में, पर आई ही थीटा सी है, ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इनटू साइन आर। अब मेरे बच्चे आर आपको पता है 90 डिग्री है, तो यहां पर हमने ये रखा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू हुई 1, तो मेरे बच्चे क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी आ गया रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मेरी जनता, आप ये बात जानते होंगे, मैं बोलने जा रहा था पहले बच्चे और साथ में जनता, तो बड़ी अजीब सा नाम निकलने वाला था। ठीक है, तो ये आइडिया मेरी जनता आ जाएगा, भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया, कि किसी भी मीडियम के लिए अगर हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक बात बताता हूं, ये आपको मैं 2000 रुपए का नोट दे रहा हूं, संभाल के रखना, खोना नहीं इसको, जब जरूरत पड़े तभी इसको चलाना, जरूरत कब पड़ेगी, जब दांसू कोई न्यूमेरिकल आएगा। नोट ये है मेरे बच्चे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ तभी हो सकता है जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो। TIR can occur only when light ray is traveling to when light is traveling from denser to rarer medium। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लाइट रे रिफ्रैक्ट भी नहीं हो पाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में होना चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम के अंदर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ये क्रिटिकल एंगल अलग अलग डेंसर मीडियम के लिए अलग अलग होते हैं। और सुनो, अगर मान लो रेयर मीडियम एयर है तो यहां पर आप 1 रख दोगे, और अगर 1 रख दोगे तो सीधे साइन थीटा सी का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन म्यू ऑफ डेंसर या म्यू ऑफ मीडियम, जिस मीडियम के लिए हमें क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो कई सारी बुक्स में ये मॉडिफाइड फॉर्मूला भी लिखा होता है, पर मुझे भरोसा है मेरे बच्चों पे कि वो ये फॉर्मूला खुद कर पाएंगे इंप्रूव। ठीक है, और अगर आप इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हो मेरे बच्चे, तो इन्हीं सब चीजों पे काम करने की जरूरत है। देखो एक बात बताता हूं, किसी भी गेम में सक्सेसफुल होने का सबसे प्राइमरी तरीका होता है कि आप हमेशा गेम को उसके रूल्स के साथ खेलो, क्योंकि अगर आप रूल्स के साथ नहीं खेलोगे तो मेरे भाई आप ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो अगर आप अपने एग्जाम में एस करना चाहते हो अपने आप को, मतलब आप सोचिए गेम है, तो इस गेम में डिस्क्वालीफाई होने से बचने के तरीके हैं कि आप उस गेम के रूल्स खेलो। रूल्स में एक पहला रूल है कि मेरे भाई ये जितने भी मॉडिफिकेशन वगैरह आपको फॉर्मूले में करने हैं ये आपको करने आने चाहिए। इनमें आपको भाई भले चाहे समाधि लेनी पड़े पढ़ने के लिए, लेकिन समाधि लेकर ये सारी चीजें करिए, क्योंकि ये ना पहली बात तो आपको दिमाग चलाने में मजबूर करेगी। और भाई देखो एक बात बताता हूं, हमें अल्टीमेटली काम करना यही है कि हम अपने दिमाग चलाना शुरू कर दें उन चीजों पर भी जिनमें शायद हमारा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि लाइफ में देखो ऐसा बहुत बार होगा कि आप ऐसी चीजों के साथ या ऐसे कामों में लगे होगे जिनका करने का आपका मन नहीं है बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ, पर फिर भी आपको करना होगा, आपका दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ताकि आप अपने करियर में ग्रोथ ले पाओ या फिर जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर पाओ। तो देखो स्टूडेंट लाइफ में अगर यही टेम्परामेंट आपने डेवलप कर लिया तो मेरे भाई ये सारी चीजें तो आपके लिए सक्सेस मतलब पाना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ये स्टैब्लिश कर लो कि भले चाहे मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी मुझे पता है मेरी सक्सेस के लिए उस चीज का करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मैं वो करूंगा। ठीक है, अगर ये टेम्परामेंट आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में डेवलप कर लिया तो सोचो ये कितना जरूरी चीज है आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ भी करोगे, किसी रिसर्च फील्ड में जाओगे, हो सकता है आपको वो काम करने का मन ना कर रहा हो, लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो टेम्परामेंट आप जो अभी डेवलप करोगे वो आपके काम आएगा कि नहीं भाई मुझे करना है। अब पढ़ाई तो ये सबसे कॉमन चीज है भाई, करने का किसी का मन नहीं करता है। जब मैं आपके ऊपर कहता मेरा करने का मन नहीं होता था, ठीक है,
पर करनी है क्योंकि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे चेंजेस मॉडिफिकेशन जो हमें करने हैं, जो हमारा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, हमसे टाइम डिमांड करेंगे, हमसे हमारा दिमाग डिमांड करेंगे, एनर्जी डिमांड करेंगे, हमें वो देनी पड़ेगी वहां पर, तब जाकर हम सक्सेसफुल हो पाएंगे भाई। ये टेम्परामेंट हमें सक्सेसफुल बनाता है, ट्रस्ट में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यहां पर कुछ अलग अलग मीडियम है जिनके मैंने आपको क्रिटिकल एंगल दे रखे हैं। ठीक है, और एक बात बताता हूं, जरा खुद सोचो, किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल जितना ज्यादा होगा टीआईआर उसमें उतनी देर में होगा ना भाई। आप नोटिस करो इस एनिमेशन में, इस वीडियो में टीआईआर कब हुआ था? जब क्रिटिकल एंगल अचीव हो गया था बॉडी का। ठीक है, जब क्रिटिकल एंगल अचीव हो गया था उसके बाद टीआईआर हुआ था। याद ना, क्रिटिकल एंगल पे टीआईआर नहीं होता, क्रिटिकल एंगल पे तो लाइट रे ग्रेस करते हुए जाती है, उसके बाद जरा सा भी एंगल हमने बढ़ा दिया तो टीआईआर होने लगता है। तो जरा सोचो, ये क्रिटिकल एंगल जितना ज्यादा होगा किसी मीडियम के लिए, टीआईआर उसमें उतना ही देर में होगा, है ना। उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उतना ही देर में होगा। तो ये देखो अलग अलग मीडियम के आपको क्रिटिकल एंगल दिए हुए हैं। ये बात मेरे बच्चे याद रखना, किसी भी मटेरियल का क्रिटिकल एंगल जितना ज्यादा होगा टीआईआर उतना डिले होगा, मतलब उतनी देर से होगा, उतने ज्यादा एंगल पर होगा। ठीक है, तो टीआईआर विल अकर एट हायर एंगल। एट हायर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी एकदम सन्नाटा सा हो गया होगा भाई, मैं एकदम पीछे मुड़ा हूँ, सन्नाटा सा हो गया, मैं कुछ बोल नहीं रहा तो आपको ना एकदम स्पूकी लग रहा होगा। तो फटाफट आगे बात करते हैं। देखो अलग अलग मीडियम के यहाँ पे रिफ्रैक्ट क्रिटिकल एंगल दे रखे हैं। वाटर का क्रिटिकल एंगल दिया है 48.75। क्राउन ग्लास एक टाइप का ग्लास होता है, मतलब ये वो ग्लास नहीं जिससे क्राउन बनते हैं। ठीक है, हो सकता है बनते हो। क्राउन ग्लास ग्लास का एक टाइप होता है। ऐसे ही डेंस फ्लिंट ग्लास है, ये भी ग्लास का एक टाइप है, उसका क्रिटिकल एंगल है 37.31 और डायमंड का है 24.41। तो नोटिस करो इन सब में सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका है? डायमंड का। और क्रिटिकल एंगल मेरे बच्चे जितना कम होगा टीआर उतनी जल्दी होगा, और टीआर जिस मटेरियल में जितनी जल्दी होगा ना वो उतना ज्यादा शाइन करता है, क्योंकि लाइटर अगर उसके अंदर पड़ेगी तो वो ट्रैप होकर ऐसे घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, और वो आपको ऐसा लगेगा वो शाइन कर रहा है। इसीलिए डायमंड बहुत ज्यादा शाइनी होता है, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम है। ठीक है, और ऐसे ही जो आर्टिफिशियल डायमंड हम लोग बनाते हैं ना, वो भी यही करते हैं, बनते ग्लासेस के हैं वो, लेकिन उन ग्लासेस को